पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हमने कई बार आपके साथ में कहा कि इस बार मुसलमान का वोट नहीं टूटेगा, क्योंकि हम्म। उसको लग रहा है कि एनडीए अगर जीती तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। इस वजह हम्म। से मुसलमान वोट नहीं टूटेगा। वो मुस्लिम को मुख्य वो बीजेपी के मुख्यमंत्री को रोकने के लिए एकजुट होकर के महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को वोट करेगा। लेकिन इस बार अब ऐसा जो टिकट के बंटवारे के बाद ऐसा लग रहा है, और कई कारण ऐसे हो गए। जैसे हम हम्म। लोग एक एक करके कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण तो ये हो गया जो आपने कहा कि 18% आबादी वाले को आपने 18 टिकटें दी। जी। अपने उनके पास 144 143 सीट लड़ रहे हैं, उन्होंने 18 दिया है, कांग्रेस ने हम्म। 10 टिकटें दी है। तो हम्म। आपने ये अपने आपकी जो जाती है 14% यादव, हम्म। उसमें आपने 52 टिकट दी, और जो हम्म। 18% की आबादी है उसमें 18 टिकट दी। मतलब हम्म। जितना मुसलमान दिया उससे 3 गुना टिकट आपने यादव का दिया हुआ है। तो ये जो बिल्कुल। प्रशांत किशोर भी कहते थे, और भारतीय जनता पार्टी के भी जो मुस्लिम नेता हैं, खास करके शाहनवाज हुसैन, जो कहते थे कि ये एम वाई नहीं वाई एम समीकरण है, जिसमें यादव हम्म। और मुसलमान का मतलब हुआ यादव पहले है मुसलमान बाद में है। और अब तो हम्म। एम वाई का समीकरण का की यह भी व्याख्या हो रही है कि एम से मुकेश और वाई से तेजस्वी यादव। तो ये जी। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का समीकरण हो गया, तो मुसलमान हम्म। कहाँ है इसमें? तो हम्म। एक कारण तो ये है कि मुसलमान कहाँ है, वो पूछ रहा है कि हम कहाँ हैं भाई, हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं। हम्म। दूसरी बात यह है कि जब आपने उप मुख्यमंत्री घोषित करवाया, अपने मुख्यमंत्री घोषित हो गए और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित करा दिया आपने, तो आपने बिल्कुल। 18% आबादी वाले को तो फिर इग्नोर किया, वो कह रहे कि हमारा क्या। हम्म। फिर बाद में हम्म। आप लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई एक अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भी होगा, तो अभी तक क्यों नहीं घोषित किया? कांग्रेस भी जी। कर रही है और तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं किया आपने? करना हम्म। चाहिए ना, कर देना चाहिए। इसका मतलब आप मुसलमान को लग रहा है कि आप ये घूंघट क्या, पर्दा क्या कर रहे हैं आप हमको ओन करने से घबरा रहे हैं। आप हमको हमारा वोट चाहिए, लेकिन आप हम्म। हमको ओन करिए कि हम आपके हैं, ये कहने में आप घबरा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक ये कारण हुआ। एक और कारण ये हुआ कि जो जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने हम्म। 34 टिकटें दे दी, और हम्म। ओवैसी के साथ क्या सहानुभूति हो गई कि ओवैसी बार-बार कहते रहे कि हमको महागठबंधन में शामिल कर लो, चाहे जितनी हम्म। सीटें देनी हो उतनी देना। हालाँकि वो भी एक टैक्टिकल लाइन थी उनकी, जो एक टैक्टिक्स के तहत वो ये बात कह रहे थे। नहीं शामिल किया गया उनको, तो वो अकेले लड़ रहे हैं, तो उनको तो कहा ही जाएगा ना कि वो उन्होंने तो चाहा ही था कि तालमेल हो जाए। और वो हम्म। हैदराबाद में जहाँ जुबली हिल्स की सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, वहां उन्होंने बिल्कुल। उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। तो अब हम्म। वो ये बात भी कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी को हराने के लिए वहां सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और यहाँ हम्म। हमको साथ लेने को कोई तैयार नहीं है। तो एक उनके सहानुभूति हुई। और एक बड़ी सैद्धांतिक बात हमको जो समझ में आई कई लोगों से बात करके, ज्ञानेश्वर जी, वो ये है कि मुसलमान को लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक नहीं हराने जा रहा है एनडीए को, हम्म। या बीजेपी जेडीयू की ये लोग नहीं हरा पा रहे हैं, इतने वर्षों से 20 साल से ये लोग नहीं हरा पा रहे हैं, और अब भी नहीं हरा पाएंगे। तो क्यों नहीं हम अपना नेता चुने, हम अपनी संख्या बढ़ाएं, हम अपने विधायकों की संख्या बिल्कुल। बढ़ाएं, हम बिल्कुल। बंधुआ बन के इनके बिल्कुल। साथ क्यों रहे? तो हम्म। ये एक बड़ी धारणा के लेवल पर, परसेप्शन के लेवल पर, ये बड़ा ग्राउंड लेवल पर हो रहा बदलाव है कि उनको लग हम्म। रहा है कि इस बार फिर एनडीए ही जीतेगा, जो होना है सो हम्म। होगा ही। तो हम क्यों आरजेडी के बंधुआ बन के और आरजेडी का जो कैंडिडेट है उसको दें? फिर हम्म। आपने एक वीडियो, पता नहीं आपकी नजर में आया या नहीं, एक वीडियो कहाँ का है, हम कॉन्स्टिट्यूंसी भूल रहे हैं। वो एक अच्छे चैनल के एक रिपोर्टर पूछ रहे हैं, वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, हम लोग तो हैं आरजेडी वाले, लेकिन आरजेडी ने हम मुसलमान को टिकट दे दिया है, तो हम लोग उसको वोट नहीं करेंगे, हम हम्म। लोग मुसलमान को वोट नहीं करेंगे। वो यादव जी हम्म। हैं, वो कह रहे हैं कि हम्म। हमारी जाति के खोखन सिंह, हमको खोखन सिंह नाम याद है, कि खोखन हम्म। सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, हम उनको वोट करेंगे। हम्म। तो अब ये बात क्या मुस्लिम को समझ में नहीं आ रही है कि नहीं, ये यादव बात जहां तो वही बात मुसलमान। है ना, ये बात तो वही बात हुई जो प्रशांत किशोर कहते थे कि हाँ, देखिए, आप बिल्कुल। मुसलमानों के मत से यादवों को जितवा देते हैं, लेकिन यादव का मत जो है मुसलमानों को जीत नहीं दिला पाता नहीं, है। नहीं जीता था। और हाँ। देखिए, एक पता नहीं कौन-सा सर्वे प्रणब रॉय, यदि प्रणब रॉय का असली सर्वे है, हम प्रणब रॉय बहुत सीरियस पत्रकार हैं और इस मामले के जानकार हैं, उन्होंने कहाँ से जनसुराज को इतनी सीटें दे दी हैं, तो वह भी समझने की बात है, पता नहीं कहाँ से। और क्योंकि जो छठ में आए लोग हैं, उनके बीच चर्चा शुरू हो चुकी है। हाँ, हाँ, वो चर्चा हो रही है, वो हमने भी देखा, लेकिन अभी उसकी सत्यता हम लोग के हाँ, नहीं सामने पता। प्रमाणित नहीं है, इसलिए हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हुँ। मुसलमान के मन में ये जो 3-4 चीजें हैं, एक तो उसको आपने ईगो हर्ट किया ना, आप हुँ। जो जो कम्युनिटी आपके साथ इतनी ईमानदारी से जुड़ी हुई, आप उसको ओन करने को तैयार नहीं है कि आप बिल्कुल। हमारे हैं। ये कहिए ना, घूम हुँ। घूम सामने आकर के कहिए कि आप हमारे हैं, हम आपको हुँ। उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, और हमने आपको, आपने क्यों नहीं सीटें दी उनको उनकी आबादी के अनुपात में? हुँ। 18% सीटें मिलनी चाहिए थी उनको। हुँ। तो वो नहीं किया आपने। जहां यादव बहुल सीटों पर आपने टिकट दिया है, वहां से छन छन के टुकड़ों टुकड़ों में ये खबरें आ रही हैं कि यादव कह रहे हैं कि हम मुसलमान को वोट नहीं करेंगे।
और ये संकट मुकेश सहनी की जाति के साथ भी है, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से जो मल्लाह है और दूसरी जो उपजातियां हैं वो मुसलमानों के साथ पुलिंग नहीं करती हैं। आप तो ये जो अलीनगर की सीट डिवीजन है, देखिए ना अजीत जी, अलीनगर की सीट देखिए, अलीनगर हाँ की सीट महागठबंधन में मुसलमानों के लिए ही आरक्षित मानी जाती थी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, हैं? हाँ और कहा गया कि वहां मुसलमान ही दिया जा रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा भी था मुसलमान को ही देंगे, लेकिन वहां मुसलमान को न देकर ब्राह्मण को दे दिया गया। जबकि अलीनगर में अब्दुल बारी सिद्दीकी की हार के बारे में यह सवाल पूछा जाता था कि भाई जो मुसलमान तो आपके साथ रहे ही, यादवों ने वोट नहीं दिया इसलिए आप चुनाव हार गए। हाँ, इसलिए तो हार इस गए, हाँ। बार आपने मुसलमान को ही बेटिकट कर दिया, वहां हाँ, बैठने टिकट का बेटिकट कर दिया। हाँ, और वो जी, उनकी नाराजगी दिख भी रही है। उन्होंने जननायक वाले सवाल पर तो सवाल उठाया ही नहीं कि जननायक जो है सो बिल्कुल। तेजस्वी यादव को जननायक कहने पर अब्दुल बारी हुँ, सिद्दीकी ने सवाल उठाया। तो इतने बड़े हुँ, नेता, और एक तस्वीर आई थी, वो भले कोइंसिडेंस हो, लेकिन हुँ, जिस तरह की आत्मीय तस्वीर अब्दुल बारी सिद्दीकी और प्रशांत किशोर की आई थी, वो भी एक कहानी थी। उस पर भी कई दिन कहानियां चली थी। वो बाई हुँ, चांस ही बिल्कुल। था, एक कॉन्क्लेव की तस्वीर थी, लेकिन वो हुँ, तस्वीर भी लोगों ने देखी और उसका कई तरह से प्रचार किया गया। तो आरजेडी की का जो सद्भाव था, मुसलमानों के प्रति जो सद्भाव, मुसलमानों का जो सद्भाव होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं दिख रहा है। हुँ, और उसका बिल्कुल। कारण यही है कि आप उसको बंधुआ मान करके चल रहे हैं, उसके लिए अपनी तरफ से कुछ करने को आप राजी नहीं है। आप चाह रहे हैं कि वो आपका समर्थन करे, आपके यादव हुँ, उम्मीदवारों को चुनाव जितवाए, आपके यादव उसको नहीं जितवाएंगे। तो हुँ, एक तो इसकी वजह से हुआ, और दूसरा क्या, आजकल जब सभी जातियां, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो खुदरा दुकानें जातियों की जो लगी हैं, जो डाइवर्सिफाई हुँ, हुआ है कास्ट का, जो ग्राउंड लेवल पर फ्रेगमेंटेशन कास्ट का हुआ है, वो क्या मुसलमान में नहीं होगा? थोड़े ना, मुसलमान के मन में बिल्कुल। भी है कि वो अपनी संख्या बढ़ाए, वो हुँ, अपनी अपने उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाए, अपने विधायकों की संख्या बढ़ाए। ये वो चाह रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से उनकी संख्या कम हो गई है, लोएस्ट है संख्या। हुँ, जब एक समय 30-32 मुस्लिम एमएलए होते थे, 85 के चुनाव में 30 या 31 एमएलए जीते थे मुसलमानों हुँ, के, अब वो घटते घटते 20 के नीचे आ गई है उनकी संख्या। तो वो क्या नहीं चाहते कि हमारी संख्या बढ़े? तो हुँ, अपनी जब बिल्कुल। हर जाति अपनी संख्या बढ़ाना चाह रही है। आप देखिए सोशल मीडिया में कि भूमिहार बता रहे हैं कि हमारा 47-48 कैंडिडेट है हर पार्टी से, और जिस हुँ, पार्टी से भी लड़ रहा हो उसको वोट देना है। हमने हुँ, पटना की खबर देखी, ज्ञानेश्वर जी की वैश्य चेतना समिति की बैठक हुई थी, और उसमें वैश्यों ने कहा कि हमारी जाति का कैंडिडेट चाहे जिस पार्टी से लड़ रहा हो उसको वोट देना है। तो बिल्कुल। जब हर और जाति अपनी पटना बैठक में करके, कास्टों को देख लीजिए ना, कास्टों को हाँ देख लीजिए देखिए, ना, कि हाँ भाई कुम्हरार में, बांकीपुर में मुस्लिम नबीन और कुम्हरार में केसी सिन्हा। कुम्हरार किसी से ना, हाँ। तो जी, ये जो जब जब ऐसी ऐसी कमिटेड जातियां अपनी जाति देख करके वोट करने की बात कर रही हैं, तो मुसलमान भी हुँ, कह रहा है, वो भी कह रहे हैं कि हुँ, हम अपने उम्मीदवार को वोट करेंगे। हम आरजेडी के बंधुआ नहीं रहेंगे, कांग्रेस के नहीं रहेंगे, किसी के नहीं रहेंगे। जिसका उम्मीदवार हमारा जाति का, हमारा मुस्लिम है, वो अगर जीतना चाहता है हम उसको वोट करेंगे। तो हुँ, समूचे सीमांचल में ये स्थिति दिखेगी, और इसलिए तेजस्वी यादव और आरजेडी, समूचा लालू यादव का की जो पार्टी है, वो नीचे दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके मुकाबले ज्यादा एग्रेसिव फोर्सेज वहां चुनाव लड़ रही हैं। हुँ, मुस्लिम उम्मीदवार उनके चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत हुँ, किशोर ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं, तो उनके प्रति एक सद्भाव है। वो लगातार बीजेपी को अटैक कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ उनके हमले लगातार हो रहे हैं, और ये दिखने भी लगा कि उनकी बीजेपी की बी टीम जो उनको बताते थे, वो लोग अब ये बात नहीं करें कि वो बी टीम। हुँ, भाई अगर बी टीम होते तो वो क्यों बीजेपी के नेताओं पर इतने अटैक करते, और चुनाव आयोग उनको नोटिस भेजता थोड़े कि दो आपका बिल्कुल। वोटर लिस्ट है। तो हुँ, अब ये तो दिख रहा है कि लड़ाई है, उस लड़ाई का वो फायदा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों में एक गुडविल उनकी बन रही है, और उन्होंने कैंडिडेट हुँ, भी अच्छे दिए हैं उस तरह के, जिनको मुसलमान जिनके पीछे खड़ा हो रहा है। भाई वो तो हुँ, उनकी सभा आप आलमनगर की आज कर रहे हैं, मोतिहारी, चंपारण की जिन सीटों पर वो सभा करने गए, चिरैया, ढाका, जहां भी गए वहां भीड़ जुटी है। वो हुँ, उसी समय उनका कैंपेन नीचे गिरा हुआ दिखा जब वो बैठे हुए थे, जब वो नहीं निकल बिल्कुल। रहे थे। जब वो नहीं हुँ, निकले, उस समय ये होने लगा कि उनका कैंपेन अब पंक्चर हो गया है। जब हुँ, से वो निकले हैं वापस, लोग उनके पीछे, उनके उम्मीदवारों के पीछे घूमने लगे। तो एक तो मुसलमान का अपना लीडर चुनना, उनका एक ये हो गया कि तेजस्वी यादव हमारे नेता नहीं हो सकते। जैसे हुँ, मुलायम सिंह यादव थे, जैसे लालू यादव थे, उस तरह से तेजस्वी यादव नेता नहीं हो सकते। तो हुँ, फिर अपना नेता उनको चुनना है, तो वैसी नेता हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक एग्रेसिव लीडर हैं, और मन की बात करते हैं, नौजवानों के मन के लायक बात करते हैं, तो लोग उनके पीछे चले जाते हैं। हम हुँ, आप सिंपल एक बात देखिए ज्ञानेश्वर जी की, उनके अख्तरुल ईमान को 3,09,000 वोट आया था इस बार चुनाव में, बिल्कुल, 24 में। बिल्कुल। उतने से ही 4-5 सीट जीत जाएंगे। जब हुँ, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोकने का चुनाव था, उस चुनाव में मुसलमानों ने जब उनको 3 लाख वोट दिया, तो उतने ही वोट से 4-5 सीटें वो निकाल लेंगे, सिर्फ हुँ, अख्तरुल ईमान का वोट से। लेकिन इस बार उससे बेटर पोजीशन में है, हुँ, और
प्रशांत किशोर भी उसी तरह से, उनका एक जो अररिया का जो इलाका है, जोकीहाट, जहां से सरफराज चुनाव लड़ रहे हैं, सरफराज जो जो कि तस्लीमुद्दीन हाँ, अहमद के बिल्कुल। बड़े बेटे को उन्होंने जोकीहाट से टिकट दिया है। तो ये एक पूरा अररिया का इलाका एक अलग किस्म के मुसलमानों का इलाका है, कुल्हिया जिनको बोलते हैं, उनका ये हुँ। अररिया में उनकी आबादी ज्यादा है और वो लोग डिक्टेट करते हैं। अगर उनका ही समर्थन आ जाए प्रशांत किशोर के साथ, तो फिर अररिया साफ हो जाएगा। और नहीं, किशनगंज में अगर बात तो यही कही जा रही है कि जो प्रशांत किशोर के साथ मुसलमान आ रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि जीत हासिल करने के लिए हमें कुछ हिंदू मतों की ज़रूरत भी है, और हाँ, प्रशांत किशोर के साथ जुड़कर यदि कुछ हिंदू मत मिल गए और मुसलमान साथ हो गए, तो फिर तो कई सीटें निकल जाएँगी। हाँ, निकल ही जाएंगी ना। तो वो यही देख रहे हैं, कहाँ कहाँ जी। हिंदू का वोट प्रशांत किशोर के कैंडिडेट के साथ जा रहा है, हुँ, कहाँ लालू यादव की कैंडिडेट के साथ जा रहा है, और कहाँ वो ऐसी का कैंडिडेट अपने दम पर जीतने में सक्षम है। तो वो बिल्कुल। ये आकलन करके, और किशनगंज में तो ओवैसी की ताकत हम लोग को पता है, वो उनको हमने कहा कि सिर्फ अख्तर उल ईमान के वोट से उनको सीटें वहां मिल जाएंगी। और हुँ, जो 60% 70% वाली सीटें हैं, चाहे ठाकुरगंज की सीट हो, बहादुरगंज की सीट हो, कस्बा और कोचाधामन की सीट हो, अमौर की सीट हो, तो इन सीटों पर तो कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना मुसलमान को। हुँ, वहां बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुसलमान ही जीतना है। एक आध हुँ, सीट छोड़ दीजिए, तो कोई हिंदू लड़ भी नहीं रहा है किसी बड़ी पार्टी से। तो वो अपना इसी तरह से वोट करेगा, जिस जिस तरीके से यादव अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वोट कर रहे हैं, कुशवाहा कर रहे हैं, राजपूत कर रहे हैं, भूमिहार कर रहे हैं, वैश्य कर रहे हैं, उसी तरह से मुसलमान भी कर रहा है। और हुँ, इसलिए ये तय मानिए कि वहां प्रशांत किशोर को भी वोट मिलेंगे, ओवैसी को भी मिलेंगे, और जहां तेजस्वी यादव का कैंडिडेट यादव वोट या दूसरा वोट अपने साथ ले आकर के जीतने के कंडीशन में होगा, वहां उनको भी मिलेगा। तो बिल्कुल। ये जो एक मिथक था कि वो पूरा वोट एकजुट है, वो हुँ, मिथक एक टूटा है। हालांकि ये अभी सीमांचल के बाहर देखने की जरूरत होगी, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी, आमतौर पर वहां कंसंट्रेशन बहुत है, लेकिन मुसलमान का लगभग 75% वोट उत्तर बिहार में है। हुँ, वो सीमांचल में 25% वोट है, कंसंट्रेटेड है कुछ एक सर्टेन 20 25 24 सीटों पर। बाकी 75% गंगा के इसी पर ज्यादा वोट है, जो मधुबनी, दरभंगा, मतलब तिरहुत का इलाका है, मिथिला का इलाका और सारण के इलाके में, इस इलाके में ही मुसलमान का वोट ज्यादा है। और हुँ, वहां क्या ट्रेंड रहता है वोटिंग का, शहाबुद्दीन के बेटे को ले आए हैं, उस एक ट्रेंड को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है सारण के इलाके में। इस तरह के मोतियुर रहमान साहब के बेटे फैसल रहमान लड़ रहे हैं ढाका में, उस इलाके में भी उस तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है। तो हुँ। अलग अलग इस इलाके में अभी देखना होगा, लेकिन सीमांचल में तो मुसलमान को कोई चिंता नहीं है, वो एकदम एकजुट होकर के आंख मूंद करके आरजेडी को वोट नहीं करने जा रहा है। चलिए, सीमांचल की बात हो गई, अब आगे बात करते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। राहुल गांधी आज आ ही गए बिहार और तेजस्वी यादव के साथ साझा सभा की, और नीतीश कुमार के बारे में कह दिया, ज्यादा हमलावर बीजेपी के प्रति थे। नीतीश कुमार के बारे में कहा कि रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। अब रिमोट कंट्रोल से नीतीश कुमार चल रहे हैं, और उन्होंने उतना बड़ा सपना दिखा दिया कि भाई, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार हम देखना चाहते हैं। क्या क्या सपना दिखाया जा रहा है, जैसे हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगा। हमें तो वही दिन भी याद है कि कितने कितने महीनों के बाद तनख्वाह आते थे। हमारे पिताजी भी सरकारी सेवा में थे, आपके पिताजी भी हाँ, सरकारी सेवा में थे, याद है ना? हाँ, हाँ, तो क्या वही हो तो, रहा है? जी। वही नहीं, वही बेचना, सपने बेचने की बात हो रही है, सिर्फ सपने बेचने की बात हो रही है। तो लेकिन हम्म, अभी जो ये एकदम ट्रेंड था मोदी जी का, नरेंद्र मोदी ने इसी तरह से तो लोगों को सपने दिखाए थे कि भाई, ये हम्म, जो मेड इन चाइना लिखा होता है, ये मेड इन इंडिया लिखा होना चाहिए। उन्होंने मेक इन इंडिया को शुरू भी कर दिया, मेक इन इंडिया अभियान हम्म, चला, इतना कैंपेन हुआ। हम लोगों ने मेक इन इंडिया वाला शेर देखा होगा आपने भी, तरह तरह के इक्विपमेंट उपकरण वाला शेर था। तो अब हम्म, उस तरह से अब उसे आगे बढ़ के कुछ बेचना है। हमने देखा हम्म, तेजस्वी यादव ने तो अब लिख करके दे दिया कि हम फुलफिल करेंगे अपना वादा, जो है उन्होंने तो लिख करके दे दिया। भाई बिल्कुल। वो कोई उनसे पूछ ही नहीं रहा है कि इतने लोग करेंगे क्या, भाई कौन सा काम हम्म, करवाइएगा आप उन लोगों से। भाई जी। 7% आबादी ग्रेजुएट है, सिर्फ 7% आबादी बिहार की ग्रेजुएट है। हम्म, और ग्रेजुएट से नीचे के लोगों को आप क्या नौकरी दीजिएगा। हम्म, आप कह रहे हैं कि नौकरी करने योग्य लोगों में से हम 50% को सरकारी नौकरी दे देंगे, और ग्रेजुएट है सिर्फ हम्म, 7%। तो हम्म, आप क्या नौकरी देंगे उनसे, क्या काम कराएंगे, उनको बिठाएंगे कहाँ उनके लिए। तो भाई 2.5-3 करोड़ आदमी को बैठाने के लिए 20 महीने में आपको बिल्डिंग बनानी होगी और कुर्सी टेबल खरीदना होगा, उसी के पैसे नहीं बचेंगे आपके पास। सैलरी वेतन बिल्कुल। तो छोड़ दीजिए, उनसे काम क्या कराएंगे, ये सब चीजें कही जा रही हैं। तो ये हम्म, राहुल गांधी ने जो कहा कि मेक इन बिहार होना चाहिए है, तो ये हम्म, एक सपना बेचने की बात है। भाई उस मोबाइल की फैक्ट्री बिहार में लगी तो कोई कह भी नहीं रहा है। आप हम्म, बिहार में मोबाइल की फैक्ट्री क्या लगानी है, आप बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगनी है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है बिहार में, हम अभी पता नहीं आपकी नजर में आया कि नहीं, नहीं आया होगा तो हम भेजेंगे। हम्म, एनके सिंह ने कल एक आर्टिकल लिखा है, एनके सिंह जो जी।
अब ये बिल्कुल जो समझ गया। फाइनेंस कमीशन के हुँ, 14th या 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे और हुँ, आईएएस थे और बड़े अच्छा इकोनॉमिक्स पर उनके व्यूज होते हैं। हुँ। एनके सिंह ने लिखा है कि बिहार के वर्कफोर्स में, बिहार की जीडीपी में इंडस्ट्री का हिस्सा 26.6% हो गया है। तो ये अच्छा। हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं, हम लोग यही मानते हैं कि हमारा सिर्फ सर्विस सेक्टर है या हुँ, एग्रीकल्चर का सेक्टर है। इंडस्ट्रियल आउटपुट इस तरह से हो रहा है कि हुँ, इंडस्ट्री का हिस्सा जीडीपी में 26.6% हो गया, लगभग 27% हो गया। हुँ। तो इसका मतलब स्मॉल स्केल पर ही हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होने लगा, फैक्ट्री कारखाने लगने लगे, देर से ही सही लेकिन कारखाने लग रहे हैं। एक इंडस्ट्रियल हुँ, पॉलिसी भी आ गई है, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आने लगा है। उन्होंने और भी बिहार की इकोनॉमी को लेकर के उन्होंने जो बहुत आई ओपनर है वो उनका आर्टिकल एनके सिंह का, कि किस तरह से नीतीश कुमार ने सनय सनय ही धीरे धीरे ही वो चीजें बिहार में सुधर रही हैं। तो जी, इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन वो मोबाइल की इंडस्ट्री लग जाए ये कोई नहीं कर रहा है। ये तो बिल्कुल। नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री दावा कर ही रहे हैं ना कि हम लोग दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा मोबाइल सेट बनाने, हैंडसेट बनाने वाले देश हो गए। हमारे हुँ, यहाँ से तो सारा मोबाइल आईफोन का बन के जा रहा है वहां अमेरिका में। यही भारत हुँ, का बना हुआ एप्पल का प्रोडक्ट वहां बिक रहा है। तो मोबाइल की फैक्ट्री तो आप वहां लगाइए जहां बाकी आपके रॉ मटेरियल्स उसके बिक रहे हैं। लेकिन खैर वो हुँ, भी क्या है, असेंबल होना है। असेंबल तो बिहार में कहीं भी कर सकते हैं, माल तो चाइना से ही आके असेंबल होना है, यहाँ भी सब असेंबल ही हो बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल, मोबाइल बन तो रहा बिल्कुल। नहीं है। तो हुँ, वो आप कहिए, उस तरह के वादे करिए, लेकिन बिहार के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जो बेस्ट मॉडल है वो करिए। इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है, एग्रो बेस्ड दूसरे इंडस्ट्री लगने हैं, फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगनी है, वो तमाम आप वादे करिए, वो लगाइए। लेकिन वो तो हुँ, बाद में चला गया, आईटी पार्क वगैरह सब बाद में चला गया। अभी तो यही है कि हम 20 महीने में 2.5-3 करोड़ आदमी को नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी। हुँ, तो ये सब सपने दिखाने की बात है ज्ञानेश्वर जी। इन बातों का कोई आधार नहीं है जिसको हम कहें, जिस पर हम लोग चर्चा कर सके। हम लोग, जी, चूंकि उन्होंने कहा है, बड़े नेता हैं, तो हम लोग उस पर बात करनी है तो कर रहे हैं, नहीं तो वो आम आदमी भी उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अगर कहिएगा किसी को, आज हमारे एक मित्र हैं, नेता हैं, हुँ, उन्होंने हमसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे तेजस्वी यादव कह रहा है, ऐसे ऐसे राहुल गांधी कह रहे हैं। हमने कहा कि देखिए, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या बनने की इच्छा है। तो हुँ, उन्होंने कहा कि हमको एमएलए बनना है या एमएलसी बनना है। हमने कहा कि अगर हम आपको कहें कि हम आपको अगली बार सरकार आ रही है अगर आरजेडी की या बीजेपी की, हम आपको एमएलसी बनवा देंगे, तो आप हमारी हुँ, बात पर यकीन करिएगा। लेकिन हुँ, अगर हम आपको कहें कि अभी अगले महीने नरेंद्र मोदी अपना कैबिनेट का रिसफल करने वाले हैं, उसमें हम आपको मंत्री बनवा देंगे, उसके बाद हम राज्यसभा भेज देंगे, तब तो आप नहीं मानिएगा ना। तो वो बिल्कुल, हंसने लगे कि बिल्कुल। भाई वो कैसे मानेंगे। तो हमने हुँ, कहा कि ये ऐसी बात है, यहाँ सब आदमी समझ रहा है इस बात को कि जो वादा किया जा रहा है वो करने की स्थिति इनकी नहीं है, ये झूठा हुँ, वादा किया जा रहा है। तो लेकिन अब चल ये वादे कर रहे हैं ये लोग, अपने लिख रहे हैं तेजस्वी प्रण में, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी बात जो रिमोट कंट्रोल वाली कही राहुल गांधी ने, देखिए हुँ, ये अब हम लोग कोई पार्टी के प्रवक्ता है नहीं कि उस तरह से हम लोग जवाब दें, लेकिन बीजेपी वाले जो जवाब देंगे वो हमको पता है क्या जवाब देंगे। हुँ, उन लोगों को उनको उनको हमको कहा, बल्कि हम क्या कहें कि रिमोट से उनको सरकार चलाने की आदत है, तो उनको लगता है हुँ, कि किसी को भी रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है। आप नीतीश कुमार को कोई व्यक्ति रिमोट कंट्रोल से नहीं चला रहा नहीं चला है, और सकता, बिल्कुल। नीतीश कुमार को कोई नहीं, कभी नहीं चला सका है। और यही हुँ, कारण है कि आप नीतीश कुमार को देखिए, उनके शासन को देखिए, आप बताइए कभी कोई भी एक व्यक्ति उनके इर्द गिर्द साल 2 साल 3 साल से ज्यादा दिन रहा हो, बहुत पावरफुल हो हुँ, गया हो और उसको नहीं बदल दिया गया हो। क्योंकि जैसे जैसे नीतीश कुमार को लगने लगता है कि ये व्यक्ति डिक्टेट कर रहा है या ये व्यक्ति हमसे अलग हट के अपना कोई एजेंडा चला रहा है, तुरंत उसको किनारे कर देते हैं। अभी हुँ, हम लोगों ने देखा टिकट बंटवारे में, जैसे ही उनको पता चला कि हमारे से अलग हट के कोई एजेंडा चल रहा है, उन्होंने कैसे डिसीजन किए। भाई 6-8 बिल्कुल। उनको जो सीटें, जो लिस्ट आई थी कि ये चिराग पासवान को मिल रही है, उसकी 5 या 6 सीटें तो जेडीयू लड़ रही है। हुँ, तो ये उन सारी सीटें बदली उन्होंने उनके पास, उन्होंने अपने हिसाब से। और जो हम बार बार कहते हैं कि जो क्राफ्ट्समैनशिप है, पॉलिटिक्स हुँ, अगर एक क्राफ्ट है, एक कारीगरी है, एक आर्ट है, तो वो नीतीश कुमार के 101 उम्मीदवारों की सूची उठा करके देखिए, वो कारीगरी दिखेगी, वो कलाकारी दिखेगी। कैसे उन्होंने टिकट बांटे हैं, किस तरह से एक एक जाति, सबसे छोटी से छोटी जाति, 0.1%, 0.2% जाति वाली वाली वोट वाली जो जाति है, उनको टिकट दिया गया, किस जगह पर टिकट दिया गया, उनको कैसे उनके साथ दूसरे दूसरे वोट जोड़े जा रहे हैं, ये कारीगरी देखिए। ये कोई आदमी ऐसा कर सकता है जिसको रिमोट से चलाया जा रहा है, वो आदमी ऐसी कारीगरी कर सकता है। तो बिल्कुल। नीतीश कुमार एक क्राफ्ट्समैनशिप है उनके अंदर, पॉलिटिक्स का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी। वो हुँ, एक ये अपमानजनक बात है। आप एक तो नीतीश कुमार का भी और बिहार के लोगों का भी अपमान कर रहे हैं कि हम हमारा मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल से चल रहा है और बीजेपी चला रही है। नीतीश कुमार तमाम उस अवस्था में भी, बेस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ में नहीं होते हुए भी, अपना एजेंडा खुद चलाने में सक्षम है। चलिए, तो नीतीश कुमार अपना एजेंडा खुद चलाने में सक्षम हैं और बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में ऐसी-वैसी, कैसी, क्या-क्या बातें हो रही है, यह सब हम और आप देख ही रहे हैं। तो चुनाव की चर्चा जारी रहेगी, आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।